नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे शब्द की गहराई में उतर रहे हैं जो भारतीय ज्ञान परंपरा में लगभग हर जगह सुनाई देता है, संहिता। हो सकता है आपने इसे वेदों के संदर्भ में सुना हो या शायद आयुर्वेद की किताबों में, यहाँ तक कि कानूनों के जिक्र में भी। ये शब्द मतलब अपने आप में एक पूरी कहानी समेटे हुए लगता है ना। तो आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे पास जो स्रोत है, एक लेख के कुछ अंश, उनके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि संहिता शब्द के असल मायने क्या है, इसके कितने अलग अलग पहलू हैं और भारतीय ज्ञान परंपरा में इसकी इतनी अहमियत क्यों है। हमारा मकसद है इस शब्द के सफर को जानना, ये कहाँ से आया, इसकी भाषा की जड़ें क्या हैं और कैसे ये अलग अलग विषयों में ज्ञान को एक सूत्र में पिरोने का एक जरूरी जरिया बन गया। तो फिर तैयार है? चलिए इस फैसिनेटिंग शब्द की परतों को खोलना शुरू करते हैं। ये इतना आम क्यों है भारतीय ज्ञान परंपरा में? सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि ये शब्द संहिता बना कैसे, इसकी बुनियाद क्या है, मतलब कहाँ से आया ये? बिल्कुल, संहिता शब्द संस्कृत का है और इसकी बनावट उसके अर्थ को समझने में काफी मदद करती है। इसमें दो हिस्से हैं, एक है उपसर्ग सम और दूसरा है धातु धा से बना भूतकालिक कृदंत हित। सम और हित। हाँ, सम का मतलब होता है एक साथ, अच्छी तरह से या पूर्ण रूप से, और धा धातु का अर्थ है रखना, स्थापित करना या कह लीजिए जोड़ना। तो जब सम और हित मिलते हैं, संहिता का सीधा मतलब बनता है जो अच्छी तरह एक साथ रखा गया हो, संग्रहित, संयुक्त या सुव्यवस्थित ढंग से जोड़ा हुआ। इसका केंद्रीय विचार यही है, बिखरे हुए ज्ञान के कणों को, चाहे वो विचार हो, मंत्र हो, नियम हो या कोई और जानकारी, उन्हें एक सुसंगत, एकीकृत और व्यवस्थित रूप में एक साथ रखना या इकट्ठा करना। दिलचस्प बात यह है कि यह शब्द किसी भी ऐसी सामग्री के संग्रह पर लागू हो सकता है जिसे किसी तर्क, नियम या सिद्धांत के अनुसार क्रमबद्ध किया गया हो। चीजों को सलीके से एक साथ लाना, ये तो समझ आता है, लेकिन मेरे कानों में पड़ा है कि व्याकरण में भी इसका कोई खास तकनीकी मतलब है। ये थोड़ा चौंकाने वाला लगता है कि एक शब्द के इतने अलग इस्तेमाल हो। हाँ, ये सच है और काफी दिलचस्प भी। संस्कृत व्याकरण में संहिता का एक बहुत ही खास और तकनीकी अर्थ है। वहां इसका मतलब होता है वर्णों का अत्यंत पास आना या उनका बिना किसी व्यवधान के जुड़ जाना। यही वो प्रक्रिया है जिसे हम आज आम तौर पर संधि के नाम से जानते हैं। संधि, जैसे शब्दों की संधि होती है। बिल्कुल वही, जैसे दो शब्द या अक्षर मिलकर एक नया रूप ले लेते हैं। व्याकरण के महान ग्रंथ पतंजलि के महाभाष्य में इसकी परिभाषा दी गई है, परः सन्निकर्षः संहिता, यानी वर्णों का अत्यधिक पास होना ही संहिता है। एक और व्याख्या मिलती है, काल के व्यवधान से रहित जो वर्णों का पौरवार परे, मतलब जब अक्षर या शब्द बिना रुके, बिना किसी समय के अंतराल के एक प्रवाह में बोले या लिखे जाते हैं, तो उस जुड़ाव को संहिता कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो जैसे बोलते समय शब्द एक के बाद एक बिना अटके बहते हैं, वही प्रवाह, वही व्याकरण में संहिता है। अब यहाँ कमाल की बात यह है कि कैसे व्याकरण में अक्षरों के इस बिना रुके जुड़ने का नियम यानी संधि एक बड़े विचार का बीज बन गया। जैसे अक्षर जुड़कर शब्द और वाक्य बनाते हैं, वैसे ही ये विचार विकसित हुआ कि बिखरे हुए ज्ञान या विचारों को भी इसी तरह, मतलब बिना किसी दरार के, एक ठोस व्यवस्थित रूप में जोड़ा जा सकता है। तो भाषा के नियम ने जैसे ज्ञान को सहेजने और संगठित करने का रास्ता दिखाया। सही है? हाँ, ये कनेक्शन तो बहुत दिलचस्प है, भाषा के प्रवाह से ज्ञान के संग्रह तक। और ये बात मौखिक परंपरा, खासकर वैदिक मंत्रोच्चार के लिए कितनी जरूरी थी, ये भी समझना होगा। वहां मंत्रों का एकदम शुद्ध उच्चारण और उनका बिना रुके लयबद्ध प्रवाह बहुत मायने रखता था। अच्छा, ये तभी संभव था जब संधि के नियमों का कड़ाई से पालन हो। महाभाष्य का सूत्र शब्दा विरामः संहिता, शब्दों का बिना रुके प्रवाह ही संहिता है, इसी तरफ इशारा करता है। और ये सिद्धांत आज भी हिंदू परंपरा में खासकर मंत्र पाठ में जीवित है। वाकई। अच्छा, अब आते हैं उस संदर्भ पर जहां संहिता शब्द सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है, वेद। वेदों में संहिता की क्या जगह है? हाँ, वेदों के संदर्भ में संहिता का प्रयोग सबसे प्रमुख और आप कह सकते हैं आधारभूत है। हम जानते हैं कि हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ वेद हैं, जिन्हें श्रुति भी कहते हैं। हाँ, श्रुति। मुख्य रूप से 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। परंपरा के अनुसार हर वेद के 4 मुख्य हिस्से माने जाते हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इनमें जो संहिता वाला हिस्सा है
वो वेद का सबसे पुराना और मूल भाग है, सबसे पहला। अच्छा, सबसे पहला? माना जाता है कि इनकी रचना लगभग 1500 से 900 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। ये असल में देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए मंत्रों, भजनों और प्रार्थनाओं का संग्रह है। इन्हें कभी-कभी कर्मकांड से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि ये मुख्य रूप से यज्ञों और अनुष्ठानों में प्रयोग होते थे। अच्छा। जबकि ब्राह्मण ग्रंथों में इनकी व्याख्या मिलती है और आरण्यक व उपनिषदों में ज्ञान कांड आपको दार्शनिक चिंतन मिलेगा। इन वैदिक संहिताओं का वर्गीकरण भी बहुत व्यवस्थित तरीके से हुआ। ये वर्गीकरण यज्ञ करने वाले 4 मुख्य प्रकार के पुरोहित, जिन्हें ऋत्विज कहा जाता था, उनके कामों के आधार पर किया गया था। ऋत्विज? हाँ, हर ऋत्विज के लिए एक खास संहिता थी। ये 4 प्रमुख वैदिक संहिताएं हैं। एक, ऋग्वेद संहिता। ये सबसे प्राचीन और शायद सबसे महत्वपूर्ण संहिता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 से ज्यादा मंत्र हैं। बाप रे, काफी बड़ा है। हाँ, इसका पाठ होता नाम के ऋत्विज करते थे, जिनका काम यज्ञ में देवताओं का आह्वान करना था। हम सब ने जिस प्रसिद्ध गायत्री मंत्र के बारे में सुना है, हाँ, गायत्री मंत्र, वो इसी ऋग्वेद संहिता में है। साथ ही सृष्टि के उत्पत्ति पर गहरा दार्शनिक चिंतन करने वाला नासदीय सूक्त भी इसी का हिस्सा है। 2, यजुर्वेद संहिता। इसका संबंध अध्वर्यु नाम के ऋत्विज से था, जो यज्ञ के सारे व्यवहारिक काम करते थे। अच्छा, मतलब प्रैक्टिकल चीजें। हाँ बिल्कुल, वेदी बनाना, आहुति देना, ये सब। इसलिए संहिता में ज्यादातर गद्य में लिखे मंत्र और यज्ञ करने की विधियों का विस्तृत वर्णन है। इसके भी 2 मुख्य रूप मिलते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। 3, सामवेद संहिता। इसे अक्सर गीतों की पुस्तक कहा जाता है। इसमें दिए गए ज्यादातर मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, लेकिन उन्हें गाने योग्य बनाया गया है। मतलब म्यूजिकली सेट किया गया है। हाँ, संगीतमय धुनों और लय में ढाला गया है। यज्ञ के दौरान उद्गाता नाम के ऋत्विज इन मंत्रों का सस्वर गान करते थे। भारतीय संगीत की जड़ें यहीं खोजी जा सकती हैं। और 4, अथर्ववेद संहिता। ये बाकी 3 वेदों से थोड़ी अलग है और इसे काफी बाद में वेद का दर्जा मिला। अच्छा, बाद में क्यों? इसका कंटेंट थोड़ा अलग था। इसका संबंध ब्रह्मा नाम के ऋत्विज से था, जो पूरे यज्ञ के निरीक्षक होते थे। इस संहिता में आम आदमी के जीवन से जुड़े मंत्र हैं, जैसे स्वास्थ्य, लंबी आयु, बीमारियों के उपचार, जादू टोना से बचाव, व्यापार में सफलता और सामाजिक नियम वगैरह। वो तो ये ज्यादा रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है। हाँ, एक तरह से। ये तो वाकई ज्ञान का एक विशाल और व्यवस्थित संसार लगता है। लेकिन आपने बताया कि संहिताओं की कई शाखाएं, यानी अलग-अलग पाठ या संस्करण भी थे। जैसे स्रोत बताते हैं कि अकेले सामवेद की ही 1000 से ज्यादा शाखाएं थीं, पर आज तो उनमें से बहुत कम ही बची हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि ज्ञान का एक बहुत बड़ा हिस्सा समय के साथ खो गया, शायद जब इन्हें मौखिक परंपरा से लिखने का चलन शुरू हुआ होगा, या फिर संरक्षण ठीक से नहीं हो पाया होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ये ज्ञान की विशालता और उसे सहेजने की चुनौतियों दोनों को दिखाता है। बहुत सी शाखाएं लुप्त हो गईं, शायद इसलिए क्योंकि उनका प्रचलन कम हो गया, या उन्हें लिखने और संरक्षित करने के साधन नहीं थे, या फिर वो जो गुरु शिष्य परंपरा थी वो कहीं कमजोर पड़ गई होगी। ये तो दुख की बात है। बिल्कुल। और ये भी ध्यान रखना होगा कि ये संहिताएं बहुत प्राचीन और जटिल वैदिक संस्कृत भाषा में थी। आम लोगों के लिए इन्हें समझना और उससे भी ज्यादा मंत्रों का सही सही उच्चारण करना वो बहुत मुश्किल था। हाँ, ये तो होगा ही। इसीलिए बाद में इन संहिताओं को ठीक से समझने, उनके मंत्रों का सही उच्चारण करने, शिक्षा, यज्ञों की विधि जानने, कल्प, भाषा के नियम समझने, व्याकरण, शब्दों की उत्पत्ति जानने, निरुक्त, सही समय जानने, ज्योतिष और छंदों को समझने, छंद के लिए, इन सब के लिए 6 सहायक शास्त्रों का विकास हुआ। अच्छा, सहायक शास्त्र। हाँ, जिन्हें हम वेदांग कहते हैं। वेदांग, सुना है ये नाम। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि ज्ञान को सिर्फ इकट्ठा या संहिताबद्ध ही नहीं किया गया, बल्कि उसे पीढ़ी दर पीढ़ी सही रूप में पहुंचाने, समझने और इस्तेमाल करने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम, एक सहायक प्रणाली विकसित की गई। ये सिर्फ संग्रह नहीं, बल्कि ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण का एक पूरा तंत्र था। ये बात तो सही है कि सिर्फ इकट्ठा कर लेना काफी नहीं, उसे समझने और सहेजने का तंत्र भी चाहिए।
लेकिन संहिता शब्द सिर्फ वेदों या धार्मिक ज्ञान तक ही सीमित नहीं है ना? हमने शुरू में आयुर्वेद का भी जिक्र किया था। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका क्या रूप है? हाँ, बिल्कुल। आयुर्वेद में भी संहिता शब्द का प्रयोग उसी मूल भावना के साथ होता है, ज्ञान का व्यवस्थित संकलन। आयुर्वेद की पूरी परंपरा 3 महान संहिताओं पर टिकी है, जिन्हें एक साथ बृहत्त्रयी यानी महान तिकड़ी कहा जाता है। बृहत्त्रयी? हाँ, ये हैं चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट्ट की अष्टांग हृदय संहिता। इन संहिताओं ने प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति को न सिर्फ एक व्यवस्थित ढांचा दिया, बल्कि उसे एक गहरा दार्शनिक और वैज्ञानिक आधार भी प्रदान किया। अच्छा, तो पहले चरक संहिता के बारे में बताएं। हाँ, चरक संहिता, जिसके संकलनकर्ता महर्षि चरक माने जाते हैं, ये मुख्य रूप से काया चिकित्सा यानी शरीर की आंतरिक चिकित्सा, जिसे हम आज इंटरनल मेडिसिन कहते हैं, उस पर केंद्रित है। ये ग्रंथ अपने अद्भुत वर्गीकरण और विषय की गहराई के लिए जाना जाता है। इसमें आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत जैसे त्रिदोष, हाँ, वात पित्त कफ, बिल्कुल, वात पित्त कफ की विस्तृत व्याख्या है। ये बताते हैं कि कैसे ये 3 ऊर्जाएं शरीर के सारे काम नियंत्रित करती हैं। चरक संहिता सिर्फ रोगों के इलाज पर ही नहीं, बल्कि रोगों से बचाव यानी प्रिवेंटिव केयर पर भी जोर देती है। अच्छा, बचाव पर भी? हाँ, और हर व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार अलग इलाज यानी पर्सनलाइज्ड अप्रोच, और सबसे महत्वपूर्ण, शरीर, मन और आत्मा के संतुलन यानी होलिस्टिक हेल्थ पर जोर देती है। ये तो बहुत आधुनिक लगता है ना? इसकी संरचना भी बहुत वैज्ञानिक है। ये 8 खंडों में बटी हैं, जिन्हें अष्टांग स्थान कहते हैं। इसका पहला खंड सूत्र स्थान आयुर्वेद के बुनियादी सिद्धांतों, स्वस्थ जीवन शैली और आहार के नियमों को बताता है। इसे ग्रंथ का मस्तिष्क कहा गया है। मस्तिष्क। फिर निदान स्थान रोगों के कारणों और लक्षणों पर है। विमान स्थान महामारी विज्ञान और शरीर के प्रकारों पर, और शरीर स्थान तो भ्रूण के विकास से लेकर शरीर रचना विज्ञान एनाटॉमी तक की गहन जानकारी देता है। कमाल है। और सुश्रुत संहिता, वो सर्जरी के लिए जानी जाती है ना? बिल्कुल। सुश्रुत संहिता, जिसके प्रणेता महर्षि सुश्रुत माने जाते हैं, इस संहिता का मुख्य फोकस शल्य तंत्र यानी सर्जरी पर है। सुश्रुत को आज पूरी दुनिया में शल्य चिकित्सा का जनक और यहाँ तक कि प्लास्टिक सर्जरी का जनक भी माना जाता है। प्लास्टिक सर्जरी भी? हाँ, उस जमाने में? हाँ, इस ग्रंथ में करीब 120 तरह के सर्जिकल उपकरणों और 300 से ज्यादा शल्य क्रियाओं का वर्णन मिलता है। 300 से ज्यादा? जी। इसमें 8 प्रमुख प्रकार की सर्जिकल प्रक्रियाओं का जिक्र है, जैसे काटना, भेद्य, छेदना, छेद्य, खुरचना, लेख्य, टांके लगाना, सीविय वगैरह। और कमाल की बात यह है कि सुश्रुत ने शरीर रचना को समझने के लिए शवों के विच्छेदन यानी डाइसेक्शन की प्रक्रिया का भी वर्णन किया है। शवों का विच्छेदन? ये तो बहुत बहुत आगे की बात लगती है उस समय के हिसाब से। हाँ, इतना ही नहीं, गाल या माथे की त्वचा का उपयोग करके कटी हुई नाक को फिर से बनाने की विधि, जिसे आज राइनोप्लास्टी कहते हैं, फटे हुए कान के निचले हिस्से को जोड़ने की तकनीक और एक जगह की त्वचा को दूसरी जगह लगाने, स्किन ग्राफ्टिंग जैसी उन्नत प्रक्रियाओं का भी विस्तृत उल्लेख इस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। रुकिए, ये तो वाकई हैरान करने वाला है। मतलब आज से हजारों साल पहले लिखे गए ग्रंथों में सिर्फ बीमारियों का इलाज ही नहीं, बल्कि सर्जरी, एनाटॉमी के लिए शवों का अध्ययन और प्लास्टिक सर्जरी जैसी चीजों का इतना बारीक और वैज्ञानिक वर्णन। ये तो सिर्फ नुस्खों की किताब नहीं लगती, ये तो एक विकसित प्रयोगात्मक विज्ञान की तरह लगता है। बिल्कुल, और यही इन संहिताओं की खासियत है। ये सिर्फ दार्शनिक बातें नहीं करती, बल्कि इनमें अवलोकन, प्रयोग और तर्क पर आधारित ज्ञान का खजाना है। आप देखिए, चरक संहिता का व्यक्ति केंद्रित इलाज का सिद्धांत आज की पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की अवधारणा से कितना मिलता है। हाँ, सही कह रहे हैं। और शरीर, मन, आत्मा के संतुलन पर जोर देना आज के होलिस्टिक हेल्थ के विचार जैसा ही है। यह दिखाता है कि प्राचीन ज्ञान आज भी कितना प्रासंगिक है। एक बात और सोची जाती है कि चरक और सुश्रुत संहिताएं इतनी ज्यादा विस्तृत और व्यवस्थित थीं कि इन्होंने शायद अपने से पहले मौजूद कई छोटे मोटे या कम संगठित चिकित्सा ग्रंथों को धीरे धीरे चलन से बाहर कर दिया होगा। अच्छा, मतलब उन्होंने डोमिनेट कर लिया होगा। हाँ, एक तरह से। बाद के समय में इन्हीं 2 संहिताओं को सबसे ज्यादा प्रामाणिक माना जाने लगा। ये एक तरह से ज्ञान के मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन और केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया थी। लेकिन एक जरूरी सवाल भी खड़ा करता है कि इस मानकीकरण की प्रक्रिया में क्या ज्ञान की कुछ और धाराएं, कुछ स्थानीय या अलग तरह की चिकित्सा पद्धतियां जो शायद उतनी व्यवस्थित नहीं थीं, कहीं खो तो नहीं गई?
हाँ, ये सोचने वाली बात है कि मानकीकरण से कुछ छूट भी सकता है। अच्छा, वेदों और आयुर्वेद के अलावा क्या संहिता शब्द हमें ज्ञान के और भी क्षेत्रों में मिलता है? हाँ, जरूर। संहिता शब्द की ये खासियत है कि ये सिर्फ धर्म या चिकित्सा तक ही सीमित नहीं रहा। भारतीय ज्ञान परंपरा के कई और अहम क्षेत्रों में भी हमें महत्वपूर्ण संहिता ग्रंथ मिलते हैं। ये इस शब्द की व्यापकता और कह लीजिए अनुकूलन क्षमता को दिखाता है। जैसे धर्मशास्त्र और स्मृतियां। प्राचीन भारत के कानून और सामाजिक नियमों के ग्रंथों को भी संहिता कहा गया है। मनुस्मृति, जिसे मानव धर्मशास्त्र भी कहते हैं, इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है। ये ग्रंथ समाज के अलग अलग वर्गों के कर्तव्यों, अधिकारों, विवाह के नियमों, संपत्ति के उत्तराधिकार और अपराधों के लिए दंड का एक व्यवस्थित संग्रह प्रस्तुत करते हैं। अच्छा, मतलब कानून की संहिता। हाँ, आप देखें तो आज के जमाने में जो हम कानूनों का संहिताकरण करते हैं, यानी सारे बिखरे हुए कानूनों को एक जगह इकट्ठा करके व्यवस्थित रूप देना, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं इन प्राचीन धर्मशास्त्रों और स्मृति संहिताओं में खोजी जा सकती हैं। ये दिलचस्प कनेक्शन है। उद्देश्य वही था, नियमों को स्पष्ट, सुलभ और निश्चित बनाना। फिर पुराण और आगम साहित्य में भी ये शब्द खूब इस्तेमाल हुआ है। कई पुराणों को और वैष्णव परंपरा के आगम ग्रंथों जैसे पद्मतंत्र संहिता, सातवत संहिता को भी संहिता कहा जाता है। इनमें पौराणिक कथाओं, पूजा विधियों, मंदिरों के निर्माण, दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह होता है। ज्योतिष के एक क्षेत्र में भी एक बहुत प्रसिद्ध संहिता है, वराहमिहिर द्वारा रची गई बृहद संहिता। बृहद संहिता? हाँ, सुना है। ये सिर्फ ज्योतिष या खगोल विज्ञान का ही ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसे प्राचीन भारत का एक तरह का विश्वकोश कह सकते हैं। इसमें ग्रहों, नक्षत्रों की चाल, मौसम विज्ञान, भूकंप, वास्तुकला, मूर्ति निर्माण, रत्नों की पहचान, विवाह, कृषि, पशु पक्षी, अनेकों विषयों का संकलन है। वाह, ये तो सच में विश्वकोश जैसा लगता है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें, संहिता शब्द ने वैदिक मंत्रों के संग्रह से शुरुआत की, फिर आयुर्वेद में चिकित्सा ज्ञान को समेटा, धर्मशास्त्रों में सामाजिक नियमों को व्यवस्थित किया, पुराणों आगमों में धार्मिक दार्शनिक ज्ञान को सहेजा और ज्योतिष जैसे विज्ञानों को भी अपने दायरे में लिया। ये दिखाता है कि कैसे ज्ञान को संगठित करने, उसे संरचित करने और उसे समाज के काम लायक बनाने का ये विचार भारतीय मनीषा में कितना गहरा और स्थायी रहा है। सही बात है। ये एक तरह से ज्ञान के पवित्र दायरे से निकलकर जीवन के व्यवहारिक और लौकिक पहलुओं तक पहुंचने की कहानी भी है। और जैसा मैंने कहा, आधुनिक कानूनी व्यवस्था में निष्पक्षता और निश्चितता लाने के लिए जो कोडिफिकेशन या संहिताकरण किया जाता है, उसका मूल विचार हमें इन प्राचीन संहिताओं में ही मिल जाता है। तो कुल मिलाके हमने देखा कि संहिता शब्द एक छोटे से व्याकरण के नियम से शुरू होकर ज्ञान के विशाल सागर को समेटने वाला एक व्यापक सिद्धांत बन गया। वेदों से आयुर्वेद, कानून से ज्योतिष तक, ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक पूरी अवधारणा है, एक तरीका है ज्ञान को देखने का। बिल्कुल सही। इसका सार यही है, ज्ञान को बिखरा हुआ ना रहने देना, बल्कि उसे एक ढांचा देना, उसे व्यवस्थित करना, ताकि वो सुलभ हो, समझा जा सके और आगे बढ़ाया जा सके। ये विविध तत्वों को एक एकीकृत नजरिए से देखने का तरीका है। ये सिर्फ तथ्यों का ढेर नहीं, बल्कि उन्हें जोड़ने वाला सूत्र है। और इसीलिए ये प्राचीन संहिताएं आज भी हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण हैं। ये हमें सिर्फ अपने अतीत की जानकारी नहीं देती, बल्कि जीवन, स्वास्थ्य, समाज और यहाँ तक कि ब्रह्मांड को समझने की ऐसी दृष्टियां प्रदान करती हैं, जो आज के दौर में भी उतनी ही प्रासंगिक और उपयोगी हो सकती हैं। तो अंत में हम कह सकते हैं कि संहिता महज एक शब्द नहीं, बल्कि भारतीय बौद्धिक परंपरा की एक आधारशिला है। एक ऐसा सिद्धांत जिसने ज्ञान के अनगिनत आयामों को एकता और व्यवस्था के सूत्र में पिरोने का काम किया है। ये वाकई कमाल का सफर रहा है, इस एक शब्द के पीछे छुपे अर्थों को जानने का। इसने मुझे एक और बात सोचने पर मजबूर कर दिया है। जैसा कि आपने कहा कि चरक और सुश्रुत जैसी बड़ी और व्यापक संहिताओं के आने से शायद पहले के छोटे या कम व्यवस्थित ग्रंथ चलन से बाहर हो गए होंगे, तो ये विचार मन में आता है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान का कितना बड़ा हिस्सा शायद हमेशा के लिए खो गया होगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे इस तरह की किसी मान्य और व्यापक संहिता में जगह नहीं मिल पाई। उस दौर में ज्ञान की और कौन कौन सी धाराएं, कौन कौन सी स्थानीय या कम औपचारिक संहिताएं रही होंगी, जिनके बारे में हम शायद अब कभी जान ही नहीं पाएंगे। ये सचमुच ज्ञान के संरक्षण और उसके लुप्त हो जाने का एक पेचीदा पहलू है, जिस पर और सोचा जा सकता है।